पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर क्राइम गैंग पकड़ा गया है। इनकी ऐसी कहानी आप सुनेंगे तो शायद आपको लगे कि ऐसा दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, और हो सकता है एक फ्रॉड इन्होंने आपके साथ भी किया हो और आपको पता ही ना हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। फहद ने वीज़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद में अप्लाई किया था, 40 लाख पाकिस्तान में दिया था, लेकिन अब उसका पासपोर्ट और केस इटली की कोर्ट में चल रहा था, जहां वो आज तक गया ही नहीं था, ना ही उसकी किसी से बात हुई थी। लेकिन अपने भाई से वो जो बात करता था वो सबको पता चल जाती थी। लेकिन सब सोच रहे थे कि फहद अपने भाई से बात कर रहा है, अपने दोस्त से बात कर रहा है। ये बात उस गैंग तक कैसे जा रही है? मुनव्वर ने बताया कि मेरा इटालियन एम्बेसी के अंदर बंदा जानने वाला है, तुम क्यों परेशान होते हो? टर्किश एम्बेसी में भी मेरा दोस्त लगा हुआ है, तुम्हारा वीज़ा मैं चुटकी बजा के लगा दूंगा, तुम अपने गाँव ही बैठो, घर में ही बैठो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। 100% गारंटी है कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो, तुम्हारा वीज़ा लगेगा ही लगेगा। ये तो हमारा मार्केटिंग टैक्टिक्स है, हम लोगों को बताते हैं कि हमारा एम्बेसी के अंदर जानने वाला है। असल में तो हम 100 वीज़ा अप्लाई करते हैं, 4 वीज़ा लग जाते हैं, और हम लोगों को पता क्या बताते हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर क्राइम गैंग पकड़ा गया। आप इस साइबर क्राइम गैंग की कहानी सुनेंगे तो आपका दिल और दिमाग मानेगा ही नहीं। ये क्राइम गैंग जिसके साथ भी स्कैम करता था, इन्हें पता होता था वो क्या सोच रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और जो हम इसके साथ क्राइम करने वाले हैं, ये स्कैम कर चुके हैं, उसके खिलाफ ये क्या एक्शन लेने वाला है, कहाँ कंप्लेन करेगा, उन्हें सब पहले से पता होता था। अब आप सोचें ना, आप अपने आप को जितना मर्जी समझदार समझ ले, एक बंदे को सब कुछ पहले ही पता है आप क्या करने वाले हैं, तो आप उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं? इस क्राइम गैंग की बहुत सारी कंप्लेंट्स FIA NCCI के पास आई, लेकिन उन्हें नॉर्मल कंप्लेंट समझ के इग्नोर कर दिया गया, छोटी मोटी दरखास्त जमा कर ली गई। लेकिन 2019 से ये गैंग इतना फाल था कि 2026 आते आते इसने सिंगापुर, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब की एम्बेसीज को क्लोन कर लिया और पाकिस्तान में उनके नाम से अपनी एम्बेसीज बना ली। इस क्राइम गैंग के खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स आने लगी, तो FIA और NCCI वालों ने भी इनको नॉर्मल कंप्लेन लेना शुरू किया कि लेन देन का मसला है, क्योंकि बड़े से बड़ा दिमाग भी इस स्कैम को समझने से कासिर था। फिर वो दिन आया, सिंगापुर की हुकूमत ने फ़ोन उठाया, पाकिस्तान के वजारत दाखिला में कॉल की और एक लेटर भी साथ लिखा और बताया कि आपके मुल्क में हमारी एक एम्बेसी चल रही है जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारे नाम पे वीज़े दिए जा रहे हैं और सिंगापुर का नाम शदीद बदनाम किया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा फ्रॉड नेटवर्क आपके मुल्क में चल रहा है, आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? सिंगापुर की शिकायत के बाद 15 से 20 दिन बाद NCCI वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। NCCI का डायरेक्टर बैठता है, सारे लाहौर का मीडिया सामने बैठा हुआ है और बताता है कि हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइबर क्राइम गैंग अरेस्ट कर लिया है, 12 बंदे हमने अरेस्ट कर लिए हैं। इस गैंग के कुछ मेंबर्स दुबई के अंदर हैं, दुबई सरकार से भी हमारी बात चल रही है, उनको भी हम बहुत जल्द अरेस्ट करके ले आएंगे। और उन्होंने जो बातें बताई कि इन 12 लोगों ने क्या किया है, आप सुनेंगे तो आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे और आपके ज़हन में भी ऐसे लोग लाजमी आएंगे जिनके साथ इस गैंग ने फ्रॉड किया है, और हो सकता है आपके साथ भी इस गैंग ने फ्रॉड किया हो, लेकिन आपको पता ही ना हो कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। फहद एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, वहां उसने अपने कोलीग को एक दिन बताया कि यार मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं इटली चला जाऊं। रीजन ये है कि मेरा बड़ा भाई इटली में है और वहां पे बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, उसने शादी भी वहां पे की है, उसको नेशनैलिटी भी मिल गई है, मैं कब तक इस कॉल सेंटर में काम करता रहूंगा? तुम्हारे पास कोई कनेक्शन है जो मुझे वहां तक ले जाए? उस कॉल सेंटर वाले दोस्त ने बताया, यार एक बंदा तो मेरे जानने वाला है, उसके बारे में मैंने बड़ा अच्छा सुना है, उसका वीजा सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छी है, अगर तुम उससे जाके मिलो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं। वो लड़का फहद को नंबर दे देता है, फहद उस एजेंट से बात करता है, वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे से मीटिंग कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फहद कहता है कि मिल के इस बारे में बात करेंगे। वो फहद से एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे मीटिंग रखता है, फहद अपने इस दोस्त को लेके वहां पहुंच जाता है, ये मिलते हैं वहां पे, वो उसे बताता है कि 30 से 35 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा आएगा, 6 महीने का प्रोसेस होगा, वीजा बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, स्टूडेंट वीजा चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, या तुम वहां जाके शादी करना चाहते हो, उसके इंतजाम भी हम कर देंगे। फहद ने कहा नहीं, मेरे भाई से मेरी बात हुई है, आप सिर्फ मुझे वर्क परमिट दे दें, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगा। 35 से 40 लाख रुपए के बीच में इनकी डील तय होती है। वो एजेंट फहद को बताता है कि तुम्हारा मुझे पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, तुम्हारी डिग्री सारी टेस्ट करा के मुझे दे दो, ID कार्ड स्कैन करके दे दो और साथ 10 लाख रुपया एडवांस दे दो,
उसके बाद हम तुम्हारा प्रोसेस शुरू कर देंगे और बाकी पैसे काम होने के बाद जब तुम्हारा वीजा स्टैंप होके आ जाएगा, जॉब लेटर तुम्हारे हाथ में होगा, उसके बाद तुमने पैसे देने हैं। फहद अपने भाई से बात करता है, खुशी खुशी 10 लाख रुपया देता है, डॉक्यूमेंट्स देता है, मामला तय हो जाते हैं। 10 लाख देने के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद वो एजेंट फहद को कॉल करता है और एक स्क्रीनशॉट भेजता है मेल का और मुबारकबाद देता है, फहद तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा वर्क लेटर निकल आया है इटली से और अप्रूव भी कर दिया वहां की कौंसल ने। अब ये मेल एम्बेसी के पास आ गई है, तुम एक काम करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, हम भी कोशिश करते हैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट की, जाके तुम्हारे डॉक्यूमेंट वहां पे हमने सबमिट कराने हैं। फहद खुश हो जाता है, अपने भाई को बताता है, गूगल से भी प्रोसीजर चेक करता है कि किस तरह अपॉइंटमेंट ली जाएगी, अगला प्रोसीजर क्या होगा, इटली एम्बेसी की वेबसाइट कौन सी है, सारा कुछ चेक करने के बाद वो एजेंट से कहता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए। वो एक दोस्त को फोन करता है, दूसरे को करता है, तीसरे को करता है, किसी को प्रोसीजर पता ही नहीं होता। वो एजेंट से कहता है कि आप ही मेरी अपॉइंटमेंट बुक करो। एजेंट 10 दिन लगाता है, 15 दिन लगाता है, कहता है कि अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही, पाकिस्तानियों का रश बहुत ज्यादा है और इटली की एम्बेसी किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। लोग एक एक साल से अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं और उनके वीजा पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। फहद डर जाता है, अपने भाई से राब्ता करता है। उसका भाई कहता है तुम एजेंट से कोई लेन देन करके अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करो। फहद एजेंट से कहता है कि आप कुछ कर सकते हैं। एजेंट कहता है हाँ, अगर तुम कहते हो, तुम्हारे कहने पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। एक बंदा है मेरा अंदर एम्बेसी के अंदर, मैं उससे बात करता हूँ, शायद अपॉइंटमेंट मिल जाए। 3 से 4 दिन बाद वो एजेंट फहद को कॉल करता है, कहता है 10 लाख रुपए लगेगा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट यानी कि तुम्हारा इंटरव्यू और तुम्हारी अपॉइंटमेंट सब कुछ उसके अंदर हो जाएगा और बंदा मेरा अपना है, पूरी कोशिश होगी कि तुम्हारा वीजा भी जल्द से जल्द स्टैंप हो जाए। बाद 10 लाख रुपए सुन के डर जाता है, अपने भाई से बात करता है, अपने दोस्तों से बात करता है, कुछ सस्ता बंदा ढूंढने की कोशिश करता है, पर 8-10 दिन जाया करने के बाद कोई भी नहीं मिलते। वो 10 लाख रुपए एजेंट को सेंड करता है और एजेंट उसको 4 से 5 दिन बाद की अपॉइंटमेंट लेके दे देता है। वो एजेंट फहद के साथ जाता है, डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं इस्लामाबाद के BLS सेंटर के अंदर। वह फहद का प्रॉपर इंटरव्यू होता है, इटालियन लैंग्वेज वाला एक बंदा बैठा होता है, उर्दू बोलने वाला बंदा बैठा होता है, इंग्लिश बोलने वाला बंदा बैठा हुआ होता है। फहद से पूछा जाता है आप कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे, वो बताता है कि मैं उर्दू में बात करना चाहूंगा। वो उससे पूछते हैं कि तुम कितने साल के लिए जा रहे हो, किस कंपनी में जा रहे हो, तुम्हारी कंपनी के CEO का नाम क्या है, ये वीजा कितने अरसे का है और तुम वापस आओगे या नहीं आओगे, यहाँ वहीं पर रह के तुम सेटल होना चाहोगे। सारे सवालों जवाबों के बाद वो उसे ग्रीन सिग्नल देके कह देते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं। फहद बाहर आता है, एजेंट उसे बताता है कि तुम्हारा वीजा समझो 99.9% अप्रूव हो गया है, अब बस 10 से 15 दिन की बात रह गई है, तुम घर जाके अपनी शॉपिंग और दावतें खाना शुरू कर दो और अपने भाई को बता दो कि तुम बहुत जल्द उसके पास आ रहे हो। इस इंटरव्यू के बाद 10 दिन गुजरते हैं, 20 दिन गुजरते हैं, 25 दिन गुजरते हैं। फहद पैनिक करता है, उसका भाई भी उसे मैसेज करता है कि एजेंट से पूछो क्यों मेरा पासपोर्ट वापस नहीं आ रहा वीजा लगने के बाद। फहद एजेंट से राब्ता करता है, एजेंट उसका फोन नहीं उठाता, वो बार बार कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है। 3-4 दिन बाद एजेंट फोन करके कहता है यार मैं कराची किसी काम से गया हुआ था, मैं अब वापस आ गया हूं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सब कुछ एम्बेसी के अंदर जमा है, तुम अपने हाथ से जमा करा के आए हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ये काम ऊपर नीचे हो जाते हैं, 2-4 दिन वेट करो। 2-4 दिन फिर गुजर जाते हैं। फहद बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है। फहद एजेंट से राब्ता करता है, एजेंट कहता है देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम एक काम करो इंटरनेट पे जाओ, इटालियन एम्बेसी की वेबसाइट है, देख लेना, किसी फेक वेबसाइट में मत चले जाना, जो ओरिजिनल उनकी वेबसाइट है वहां जाओ, वहां से उनका नंबर लो, उनसे कांटेक्ट करो और वहां से उनकी मेल आईडी भी लो, उसके ऊपर मेल भी करो, वो तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा वीजा पासपोर्ट और प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। फहद जाता है, वहां से नंबर लेता है, कॉल करता है, व्हाट्सएप नंबर होता है उसकी, वहां पे एक एजेंट से बात होती है, उसको एजेंट बताता है कि तुम्हारा वीजा प्रोसेस तो फंस चुका है, जो तुम्हारी कंपनी है उसको हमने मेल की हुई है, उस मेल का वो रिप्लाई करेंगे तो उसके बाद ही हम तुम्हारा वीजा अप्रूव करेंगे। फहद एजेंट को बताता है कि मेरी एम्बेसी के अंदर बात हुई है, एक तो वो इटालियन जुबान में बात कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी किसी उर्दू बोलने वाले से बात कराई है, लेकिन अब मसला ये है कि तुम्हारी कंपनी जिसने मुझे वीजा दिया है वो मेल का जवाब नहीं दे रहे। वो कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कल तक बताता हूँ उस कंपनी से बात करके। अगले दिन एजेंट फहद को कॉल करता है, कहता है यार वो कंपनी वाले 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पैसों की जरूरत है, आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया है, आप हमारे पैसे क्लियर करेंगे तो मेल करेंगे। फहद पैनिक में होता है, वो भाई से कह के 10 लाख रुपया उसको दिलाता है और उसके बाद दोबारा वेट करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं। फहद बार बार एम्बेसी से और एजेंट से राब्ता करता है, कभी एजेंट कभी एम्बेसी, कभी एजेंट कभी एम्बेसी, हर दफा नए नए बहाने बनाए जाते हैं। एम्बेसी हर दफा सब कुछ उठा के उस कंपनी पे डाल देती है, उस कंपनी का फहद से कोई राब्ता नहीं था, और एजेंट हर दफा उठा के एम्बेसी पे डाल देता है। इसी तरह 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं। फहद एक दिन गुस्सा करके एजेंट को कहता है कि मुझे मिलो। एजेंट उसे मिलता है और फहद उसे कहता है कि मेरे पैसे वापस करो। एजेंट उसे बैठ के बताता है कि मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं है,
10 लाख तुमने अपॉइंटमेंट के खुद जमा कराए थे, बाकी 20 लाख तुम्हारे जो है वो तुमने बाहर इटली अपनी कंपनी को भेजे हुए हैं। अभी भी तुम्हारे 20 लाख रुपए रहते हैं, तो 10 लाख तुमने सिर्फ और सिर्फ दिए थे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। फाद सर पकड़ के बैठ जाता है। एजेंट कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, मेरे पास कंपनी का एक बंदा जानने वाला है, अगर तुम बाकी जो पैसे रहते हैं वो दो, मैं उसको भेजता हूं, वो फौरन केस करेंगे एम्बेसी के ऊपर और पासपोर्ट तुम्हारा फौरन मिल जाएगा स्टैंप हुआ हुआ। फाद अपने भाई से बात करता है, किसी दोस्त से पैसे पकड़ता है और उस एजेंट को 20 लाख रुपया देता है। उसके बाद एजेंट फाद को ब्लॉक कर देता है। वो फाद एजेंट को ढूंढता रहता है, लेकिन एजेंट गायब हो जाता है। फाद उस दोस्त के रेफरेंस उस एजेंट के घर पहुंचता है और पता चलता है कि फाद जैसे 4 से 5 लोग डेली चक्कर लगा रहे हैं, इस एजेंट को ढूंढ रहे हैं। फहद जैसे कई लोगों के साथ ये फ्रॉड करके वो बंदा वहां से चला जाता है और नंबर वगैरह हर चीज बंद कर देता है। लेकिन असल मसला ये होता है कि फहद का पासपोर्ट भी अब गायब है। उसने अपने सामने एम्बेसी के अंदर जमा कराया था जो BLS सेंटर है, और एजेंट गायब है। अब उसको समझ नहीं आ रही, वो एम्बेसी को मेल्स कर रहा है, एम्बेसी मेल्स का रिप्लाई नहीं कर रही, उसका फोन भी नहीं उठा रही, पासपोर्ट भी फंस चुके हैं, पैसे भी जा चुके हैं, और अभी भी माइंड में चल रहा है हो सकता है मेरा वीजा लग गया हो, क्योंकि मेरी बात तो डायरेक्ट एम्बेसी से हो रही थी। ये सिर्फ फहद के साथ नहीं, पाकिस्तान में कई 100 नौजवानों के साथ हो चुका है। और जब NCCI ने 12 बंदे पकड़े हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डायरेक्टर ने पता क्या बताया, उन्होंने बताया कि सिंगापुर की पुलिस ने हमारे साथ राब्ता किया है, एक रिटन कंप्लेन की है और बताया है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी वेबसाइट बनी हुई है हमारी एम्बेसी की, हमारे फोन नंबर डायरेक्टली कनेक्ट है, हमारी एम्बेसी में जो कॉल आती है वो डायरेक्ट पाकिस्तानी नंबरों पे स्पूफिंग हुई हुई है, वो लोग उठाते हैं, डाइवर्जन लगी हुई है, और लोग ऐसे ही बात करते हैं जैसे सिंगापुर की लैंग्वेज में बात करते हैं। पैसे भी हमारे नाम पे लिए जा रहे हैं, फेक वीजा तक स्टैम्प करके लोगों को दिए जा रहे हैं, लाखों रुपया लिया जा रहा है। वो लोग पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं और मेल्स में हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पे फिर भेज रहे हैं कंप्लेंट्स कि आप किस कंपनी ने हमसे पैसे लिए हुए हैं, इस कंपनी ने हमारे से पैसे लिए हुए हैं, और हम इंक्वायरियां कर करके थक गए हैं। आप ऐसा करें, अपने मुल्क में इस गैंग को पकड़ें जो हमारे नाम पे ये सारे फ्रॉड कर रहा है। तो बात पता क्या बाहर आई, बात ये पता चली कि इटली एम्बेसी की जाली वेबसाइट बनाई गई थी और उसकी इतनी अच्छी SEO की गई थी कि असल वेबसाइट से भी ऊपर वो शो हो रही थी, और उसके ऊपर जो नंबर्स थे वो ओरिजिनल एम्बेसी के दिए हुए थे। जब आप उसमें क्लिक करते थे तो वो डाइवर्ट होके उनका व्हाट्सएप का नंबर खुल जाता था, और आप उस पर ऐसे ही बात करते थे जैसे आपको लगता था कि इटालियन एम्बेसी में आपकी डायरेक्ट बात हो रही है। मेल्स को भी उन्होंने हैक किया हुआ था, जो मेल्स आप उधर जाती थी मेल इनके पास भी आती थी। फिर उन्होंने हल्के से मार्जिनल चेंज के साथ नई मेल और नई वेबसाइट्स बनाई हुई थी। कुछ लोग वहां फंस जाते थे, जिन लोगों के पास डायरेक्ट नंबर होता था उनकी कॉल डाइवर्ट होकर उनके पास चली जाती थी। आपको लगता यही था कि इटालियन लैंग्वेज में बात करने वाला बंदा इटालियन एम्बेसी का है, लेकिन वो बंदा भी इनका होता था। जिसको 10 लाख रुपए देके अपने अपॉइंटमेंट ली थी वो बंदा भी इनका था, और BLS सेंटर के अंदर भी इनकी सेटिंग थी जहां आप जा रहे थे। और दूसरा, जहां आप लोगों के पासपोर्ट बनने होते थे, इन पास पासपोर्ट नहीं होते थे, वहां भी इनकी सेटिंग थी, वहां आपको ये पासपोर्ट फौरन बनवा के देते थे ताकि आप कहीं लेट ना हो जाए। इससे भी खतरनाक बात जो डायरेक्टर ने बताई कि इन्होंने टाइकॉन 2FA नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा है, और वो सॉफ्टवेयर इनके गैंग मेंबर ने बनाया जो सिर्फ मैट्रिक पास है। उसने किसी की मदद से ये सॉफ्टवेयर बनाया है, चलाता भी यही है, इस सॉफ्टवेयर को ये बेचते भी हैं, और ये दुनिया पूरी ने अपने मुल्कों में इसको बैन कर रखा है क्योंकि इतना खतरनाक हैकिंग का सॉफ्टवेयर है। उसके जरिए ये करते क्या थे, जो इनके क्लाइंट होते थे जिन्होंने वीजास लेने होते थे, ये उसको लिंक भेजते थे, वो लिंक पे क्लिक करता था, उसका पूरा फोन इनके पास आ जाता था। अब जब फहद अपने भाई से बात करता था कि पैसे दूं या ना दूं, उनको पहले ही पता होता था। वो जब बात करता था एम्बेसी वालों को मैं मेल करूंगा, असल मेल कर रहा हूँ, नकल मेल कर रहा हूँ, कॉल किस नंबर पे जा रही है, सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास पहले ही आ जाती थी। फहद कब कहाँ किसको मिल रहा है, इनके बारे में, ये वीजा के बारे में किससे मशवरा कर रहा है, उनको सब कुछ पहले ही पता होता था। वो बड़े ही आराम से फहद को बेवकूफ बनाई जा रहे थे। फहद बेवकूफ बनता जा रहा था क्योंकि फहद ऊंचा सांस भी फोन पर लेता था, तो उनको पता होता था कि अपने भाई से ये पैसे मांग रहा है, अपने दोस्त से पैसे उधार मांग रहा है, इस वक्त हम इससे कितने पैसे ले सकते हैं, या इस वक्त ये कितने पैनिक में है, हम इसको कैसे यूटिलाइज करके फौरन जो बाकी पैसे रहते हैं वो निकलवा सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, इतना खतरनाक गैंग जिन्होंने वेबसाइट्स भी अपनी बनाई हुई हैं, एम्बेसीज के फोन डाइवर्ट किए हुए हैं, हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, 2019 से 2026 तक वो कम से कम अरबों रुपया बना चुके हैं, और कई हजार मासूम नौजवानों को इन्होंने बेवकूफ बनाया है। और अभी तक कई लोग वेट कर रहे होंगे कि हमारे वीजा आने हैं, उनको बताया गया होगा कि हमारा केस चल रहा है उस एम्बेसी के साथ, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर हमने केसेस किए हुए हैं, आपके वीजा और पासपोर्ट जल्दी आ जाएंगे। अब नौजवान बैठे हुए हैं कई कई सालों से, जिनके ना वीजा आ रहे हैं,
ना पासपोर्ट वापस मिल रहे हैं, और वो ज़हनी तौर पे मानने को ही नहीं तैयार कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, क्योंकि उनके नज़दीक तो उन्होंने वेबसाइट से नंबर लेके खुद कॉल किया और आगे इटालियन बोलने वाला बंदा था, जर्मन बोलने वाला बंदा था। एनसीसीआई डायरेक्टर का कहना था हमारे पास सिर्फ 4 कंप्लेंट्स आई हैं, हजारों लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, अभी लोग डरते हुए सामने नहीं आ रहे, या लोगों को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है। एनसीसीआई की इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एफआईए ने इस्लामाबाद के अंदर एक रेस्टोरेंट पे छापा मारा है और एक डायरेक्टर पकड़ा है। और डायरेक्टर पता है कहाँ का था? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोटेक्शन का, जो प्रोटेक्टर करके देते हैं आपका वीजा जब आता है, जो आपका एग्रीमेंट होता है उस कंपनी के साथ, उस एग्रीमेंट को आप डायरेक्टर ऑफ प्रोटेक्टोरेट में लेके जाते हैं और उसकी प्रोटेक्शन करके देते हैं कि ठीक है, ये जो आपका एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड है, इसको हम प्रोटेक्ट करके दे रहे हैं, अब आप दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी कंपनी और आपकी एम्बेसी ने हमें 100% कंफर्म कर दिया है, इसमें आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया जाएगा। अब इसका प्रोसीजर ये होता है कि जब कोई बंदा अपना वीजा, अपना एग्रीमेंट वहां लेके जाता है, वो जो डायरेक्टर होता है वो उस पासपोर्ट को, उसके वीजा को और उस एग्रीमेंट को भेजता है उस एम्बेसी को, उस कंपनी को, वहां से वेरीफाई होके आता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि रिप्लाई ना आ रहा हो, उसको कॉल की जाती है, बार बार मेल की जाती है, 1 से 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट किया जाता है। लेकिन वहां बैठा हुआ डायरेक्टर वहां मिला हुआ था एजेंट माफिया के साथ और उनसे पैसे लेके बगैर किसी तस्दीक के धड़ाधड़ स्टैंप करके दे ही जा रहा था, और डेली 150 से 200 केसेस करके दे रहा था। और शाम को ये सब लोग एक रेस्टोरेंट पे इकट्ठे होते थे, चाय पीते थे, 7 से 15 लाख डेली इकट्ठा किया जा रहा था, रात को ये बांट लेते थे। आज भी ये पैसे बांट रहे थे, डायरेक्टर चाय की चुस्कियां ले रहा था और अपने हिस्से के पैसे जेब में डाल चुका था कि साथ वाले टेबलों से एफआईए वाले उठे, उनको अरेस्ट किया और बताया कि आपका फ्रॉड पकड़ा गया है, आपने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। उसने डरते हुए बताया कि 1 करोड़ रुपया मेरे घर में भी पड़ा हुआ है, वो सब कुछ ले लो पर मुझे माफ कर दो। एफआईए उसको घर लेके गई, 1 करोड़ भी रिसीव कर लिया और उसको पकड़ के जेल में भी डाल दिया है। उसके अगले दिन ही बनी गाला में घर में छापा मारा गया, 50 से 100 पासपोर्ट पकड़े गए और एजेंट्स का एक पूरा ग्रुप पकड़ा गया। एफआईए ने बताया कि ये मजाज ही नहीं है इतने ज्यादा पासपोर्ट अपने पास रखने के, दूसरा ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं है, रजिस्टर्ड फर्म भी नहीं है, ये इस्लामाबाद में बैठ के फ्रॉड कर रहे थे। एनसीसीआई के 12 रुकनी गैंग गिरफ्तार करने के बाद लगातार कार्रवाइयों पे कार्रवाइयां हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं और ये सब लोग आपस में मेरे ख्याल में इंटरकनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे लोग जर्मनी के नाम पे, इटली के नाम पे अननोन लोगों को पैसे और पासपोर्ट कैसे दे देते हैं? ऐसे ही दे देते हैं जिस तरह फहद ने अपने कोलीग के कहने पे उसके जानने वाले एजेंट को पैसे दे दिए थे। जब फहद के दोस्त से पूछा गया कि एजेंट तुम्हारा कैसे जानने वाला था, उसने कहा ऐसे ही एक दोस्त ने मुतारफ कराया था, मैंने भी बाहर जाना था लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मेरा वीजा उस टाइम नहीं आ सका था। अब आपको खेल समझ आया? आप किसी छोटे शहर, छोटे गांव में रहते हैं, वहां आपने बाहर जाने का इंतजाम करना है अपने लिए। अब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या जो असल एजेंट्स हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास असल में वीजा हो सकते हैं या वो आपको अप्लाई करवा सकते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, वहां तक आपकी रीच नहीं होती, तो आप अपने किसी जानने वाले से पूछते हैं, वो बताता है कि फलां गांव में या फलां गली में मेरा जानने वाले मुनव्वर साहब रहते हैं, उनके पास वीजास का बड़ा काम है। आप मुनव्वर साहब के पास जाते हैं, मुनव्वर साहब बताते हैं कि यार मेरा दोस्त है इस्लामाबाद में रहता है, उसका डायरेक्ट रब्ता इटालियन एम्बेसी के अंदर, मैं अगले दिन गया हूँ, उसने मुझे खाना खिलाया इस्लामाबाद के बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में, उसके बाद एम्बेसी के बंदे को उसने बुलाया। यार मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही थी, वो इटालियन और जर्मन में बात करते हैं, लेकिन यह है कि उनके अंदर पूरी पूरी सेटिंग है, तुम्हारा वीजा फौरन आ जाएगा, तुम बताओ क्या करना चाह रहे हो। हाँ, इसके अंदर मैं भी पैसे कुछ ना कुछ रखूंगा, कुछ तो मैं तुम्हारे ऊपर एजेंट को दूंगा, लेकिन बीच में मेरा इतना कट होगा, मैं साफ बता रहा हूं, तुम्हारा मोहल्लेदार हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा बिल्कुल सर, फेयर इनफ, आप रखिएगा लेकिन मेरा वीजा जल्द से जल्द करा दीजिएगा। इसी तरह मुनव्वर साहब उसके समेत 10-12 केसेस इस्लामाबाद भेज देते हैं और वो केसेस ऐसे एजेंट्स के पास ही पहुंचते हैं जैसा केस फहद का गया था। वो मुनव्वर साहब जैसे लोगों को छोटे इलाकों शहरों से बुलाते हैं और अपने एजेंट मुकर्रर कर देते हैं कि वहां से हमें केसेस भेजो, और यहाँ पे उनको बुला के अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया जाता है। इस तरह के इंग्लिश बोलने वाले, इटालियन बोलने वाले अपने गैंग मेंबर से बुला के उनको इम्प्रेस कर दिया जाता है और बताया जाता है कि तुम लोगों ने फिक्र नहीं करनी। फिर विजिट वीजा के नाम पे भी एक फ्रॉड चल रहा है। लोग यूरोप, अमेरिका और दूसरे मुल्कों में अपना विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं यार किसी ऐसे एजेंट का नाम बताओ जिसकी एम्बेसी के अंदर सेटिंग भी हो, वो पैसे भी कम लेता हो और उसका वीजा सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा हो। तो लोग बताते हैं यार तुम इस अकरम साहब के पास चले जाओ, बहुत अच्छा एजेंट है। लोग अकरम साहब के पास जाते हैं। ऐसा ही एक अकरम मेरा जानने वाला था, उससे मैंने पूछा यार मुझे ये राज बता ही दो कि तुम्हारा एम्बेसी के अंदर कैसे जानने वाला है, तुम्हें तो हमने पूरी जिंदगी देखा, तुम इस्लामाबाद पिंडी के अंदर फिरते रहे हो, तुम कौन सी एम्बेसी है, कौन से मुल्क में होके आए हो? तो उसने हंसते हुए बताया ये हमारा मार्केटिंग टैक्टिक्स होता है,
असल बात यह है कि हम 100 वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं उसमें 4 लग जाते हैं। वो 4 दिखा के हम 400 केसेज और पकड़ते हैं। उन 400 केसेज में तकरीबन 15-20 वीज़ाज लग जाते हैं और वो 15-20 दिखा के हम 1500-2000 केसेज फिर पकड़ लेते हैं। इसी को हम सक्सेस रेशो बताते हैं और लोग समझते हैं कि इनसे वीज़ा लगवाओ, इनके वीज़े लग जाते हैं। और कदा तड़का लगाने के लिए हम बता देते हैं, आप टेंशन ना लें, एम्बेसी के अंदर हमारी सेटिंग है। लोग ये बात सुन के मुतमईन और खुश हो जाते हैं और हम भी उनको खुश करना चाहते हैं ताकि वो आराम से अपने केसेस हमें देते रहें। एनसीसीआई ने इंकशाफ किया कि सिंगापुर, जर्मनी और इटली के बाद हमें सबसे बड़ी कंप्लेंट कनाडा से आई है। इन्होंने कनाडा की सेटलमेंट वीज़ाज फैमिलीज को जाली स्टम्प करके पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे दिए हैं। फैमिलीज एयरपोर्ट पे गई हैं, उन फैमिली से इन्होंने 2-2, 4-4 करोड़ रुपया लिया हुआ था पूरी फैमिली का। एयरपोर्ट पे जाके उनको पता लगा कि उनके पैसे भी डूब गए हैं, ये वीजा भी जाली था। उसने कहा कुछ ऐसी फैमिलीज भी थी, इन्होंने बताया, जो अपना सब कुछ बेच बाच के इनको दे के वीजाज लेके जा रही थी। उनके साथ भी इन्होंने फ्रॉड कर लिया है। उनके मुताबिक 2019 से लेकर 2026 तक अरबों रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है और कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके नाम पे इन्होंने स्पूफिंग ना की हो, डाइवर्जन ना की हो, पैसे ना लूटे हो, हैकिंग ना की हो। आप देख रहे हैं जिस तरह ग्राउंड लेवल पे क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसी तरह डिजिटल फुटप्रिंट्स भी क्रिमिनल्स के बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम भी उतनी तेजी से ऊपर जा रहा है क्योंकि क्रिमिनल्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। उन्हें पता है यहाँ सीसीडी फिर रही है, यहाँ से पैसा भी अब कम है, छीनना पड़ेगा। तो फ्रॉड करने के लिए साइबर पे नए नए तरीके आ रहे हैं और ये तरीका इतना अच्छा था कि कभी कोई शायद पकड़ भी ना पाता। अगर सिंगापुर की एम्बेसी ये कंप्लेन ना भेजती तो पता नहीं कितने साल, कितने हजार पाकिस्तानी मजीद इन फ्रॉडियों की भेंट चढ़ जाते। अगर आज के बाद कोई आपको कहे कि एम्बेसी के अंदर मेरा जानने वाला है, या आपको कहे कि आपका केस चल रहा है वीजे का दूसरे मुल्क में, या आपको कहे कि मेरा जानने वाला है आपका 6 महीने के अंदर वीजा लगवा देगा, तो आपने हंस के उसको टाल देना है, कहना है कि नहीं भाई मैं कहीं नहीं जाना चाहता। अगर इस वीडियो से आपको कोई फायदा पहुंचा है तो काइंडली कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।